मैं डॉक्टर इरशाद अली खान से आचार्य राजनीति विज्ञान में राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम जो अध्ययन करेंगे उसका टॉपिक का नाम है अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक, या हम उसके दूसरे संदर्भ में वो प्रथम राजनीति विज्ञानी के रूप में थे, यानी फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट या द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। दो प्रकार से हम इसका अध्ययन करते हैं। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक और पिता कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या अरस्तु से पहले कोई राजनीतिक चिंतक नहीं था? ऐसा नहीं था, क्योंकि उससे पहले प्लेटो, सोक्रात महान विचारक हुए थे। प्लेटो ने भी राजनीतिक संदर्भ विचार दिए, परंतु वे पूर्णतः कल्पनावादी थे, जिनकी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। इस कारण उसने, जैसे अरस्तु ने राजशास्त्र को नीतिशास्त्र का एक अभिन्न अंग नहीं माना, अरस्तु ही एक ऐसा विद्वान था जिसने राजनीति की गरिमा प्रदान की और नीतिशास्त्र से भिन्न किया, राजनीति को उच्च कोटि का विज्ञान बनाने का प्रयास किया। इस कारण उसकी एक जो महानतम कृति है पॉलिटिक्स को राजनीति विज्ञान की अनुपम निधि माना जाता है। अरस्तु के बारे में जैसे मैक्सी ने, विशेष रूप से मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक विचारक कहा है। डेनिंग के अनुसार पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तु से ही प्रारंभ हुआ। उसकी महानतम कृति पॉलिटिक्स को राजनीति विज्ञान की अनुपम निधि माना जाता है। अरस्तु को निम्नलिखित आधारों पर राजनीति विज्ञान का जनक व पिता कहा जा सकता है। आगमनात्मक पद्धति का अनुसरण किया इसने, अरस्तु ने, जिसके तहत किसी विषय वस्तु का अध्ययन करने से पूर्व तथ्यों का संकल्प लिया जाता है, उसके बाद उसका निरीक्षण, तत्पश्चात उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। अरस्तु इस विधि को राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में अपनाने वाला प्रथम चिंतक था। इसी आधार पर अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक और पिता कहा जाता है। जिससे उसने 158 संविधानों का अध्ययन किया था और अध्ययन कर निष्कर्षों के आधार पर राज्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। दूसरा जो था, राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण किया अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार नीतिशास्त्र का संबंध उद्देश्यों से है, जबकि राजनीति का संबंध उन साधनों से है जिसके द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण किया, जैसे कि बारकर ने कहा है, अरस्तु के विचार प्राय आधुनिकतम है। भले ही अरस्तु का राज्य केवल एक नगर राज्य ही रहा हो, अरस्तु वह पहला विचारक था जिसने यह प्रतिपादित किया कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। यानी कि प्लेटो से आगे इसने दिया है राज्य से संबंधित। इसके पश्चात है जो स्वतंत्रता और सत्ता का समन्वय, यानी अरस्तु ने स्वतंत्रता और सत्ता के समन्वय की बात कही। इन्होंने कहा कि अगर स्वतंत्रता अधिक है तो सत्ता प्रभावी हो रही है, तो उस स्थिति में राज्य का कोई अस्तित्व नहीं, तो वह स्थिति अराजक होगी। यदि सत्ता स्वतंत्रता पर हावी है तो स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करेगी। कानून की स्वच्छता का प्रतिपादन किया इन्होंने, और कानून की स्वच्छता के प्रतिपादन में अरस्तु का विश्वास कानून के शासन में है। कानून की स्वच्छता के तहत अरस्तु सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के विवेक के स्थान पर परंपरागत नियमों कानून को श्रेष्ठता में विश्वास करता है। सरकार के अंगों का निर्धारण भी अरस्तु ने किया है। अरस्तु के अनुसार व्यवस्थापिका का कार्य जो है कानून निर्माण करना होता है, कार्यपालिका का कार्य कानूनों को लागू करना होता है, न्यायपालिका कार्य न्यायालय के नियमों यानी संरक्षण, कानूनों का संरक्षण और व्याख्या करना होता है। अरस्तु ने ही सरकार के तीनों अंग, नीति निर्धारक, प्रशासक और न्यायिक भूमिका का निर्धारण कर दिया था, जो आज वर्तमान में मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में उल्लेखित व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के समानांतर है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर विचार भी इन्होंने दिए हैं। इन्हें बताया, अरस्तु ने बताया कि व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को रखने चाहिए, पर ऐसा ना हो इससे समाज में आर्थिक असमानता बढ़े और गरीबों और अमीरों के बीच खाई और बढ़े। अगर ऐसा होता तो क्रांति हो जाती है। मध्यम मार्ग का अनुसरण यानी यथार्थवादी सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया, जिसमें अरस्तु राजशास्त्र का पिता इसलिए कहते हैं कि उसने मध्य मार्ग का अनुसरण किया। अरस्तु ने अपने विचारों में अति से बचने का प्रयास किया, जैसे उसने सत्ता स्वतंत्र और समन्वय रखने का प्रयास किया। इसी तरह उसने क्रांति के मूल कारणों की खोज भी की, संविधानों का विस्तृत अध्ययन किया। बारकर ने अरस्तु की महान कृति पॉलिटिक्स के अनुवाद में लिखा कि अगर कोई ये पूछे कि अरस्तु की पॉलिटिक्स ने सामान्य यूरोपीय विचारधारा को उत्तराधिकारी के रूप में क्या दिया, तो उसके उत्तर एक ही शब्द में दिया जा सकता है, संविधान शास्त्र।
अरस्तु की संविधान और संविधान शास्त्र का भी, संविधानवाद का भी जनक कहा जाता है। जैसे अरस्तु ने वर्गीकरण किया संविधान में, जैसे हम इसमें देख सकते हैं चार्टर में शासकों की संख्या जैसे 3 बता दी, एक व्यक्ति का, कुछ व्यक्ति को बहुसंख्या का। इसी प्रकार से शुद्ध रूप में राजतंत्र हो गया, कुलीनतंत्र, बहुतंत्र। शासन का आधार इनका जो है, एक तंत्र में कल्याण, जन कल्याण, कुछ में भी कुलीनतंत्र में जन कल्याण, बहुसंख्या में जनहित के अनुकूल। परंतु विकृत रूप भी इसने साथ में दिया है, वो है निरंकुश तंत्र जो एक व्यक्ति का है, धनिक तंत्र जो कुछ व्यक्तियों का है, लोकतंत्र या भीड़ तंत्र जो बहुसंख्य का है। शासन का आधार क्या होगा इसमें, स्व कल्याण, स्व केंद्रित धनिक तंत्र का होगा, और लोकतंत्र भीड़ तंत्र का जन कल्याण की अनदेखी होगी। नागरिकता के संबंध में भी इसने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अरस्तु ने नागरिकता की जो व्याख्या की वो राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही सहायक और आधुनिक नागरिकता की परिभाषा को निर्धारित करने में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। यानी राजनीति शास्त्र में उसका, इसके लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे। जो है राजनीति पर भौगोलिक और आर्थिक प्रभावों का भी अध्ययन इन्होंने किया है। अरस्तु ने राजनीति में पड़ने वाले भौगोलिक और आर्थिक प्रभावों को बहुत महत्व दिया है। उसने इन मूलभूत तत्वों का प्रतिपादन किया कि संपत्ति का लक्ष्य और वितरण शासन व्यवस्था के रूप में निर्धारित करने में निर्णयकारी तत्व होता है। राज्य समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण अत्यधिक धनी और निर्धनों के बीच चलने वाला संघर्ष है। व्यक्तियों का भविष्य उनकी राजनीतिक योग्यता प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। यदि संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्तिगत रहे लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक हो तो राज्य की समस्याएं सरलता से हल हो सकती है। राज्य की भौगोलिक स्थिति की चर्चा करते हुए अरस्तु कहता है कि राज्य सागर तट के पास होना चाहिए ताकि विदेशों से व्यापार संबंध स्थापित किए जा सके। इसके अलावा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो बाद में मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, तो उसके इस हिसाब से अरस्तु ने पहले दिया था, उसमें यह है कि यदि अरस्तु के अनुसार मत था कि यदि संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति या स्थान में निहित या केंद्रित होगी तो वह निरंकुश बनकर कार्य करेगी, अतः सरकार के अंगों का पृथक्करण होना चाहिए, इसने माना। और इसी के आधार पर बाद में जो आगे चलकर मॉन्टेस्क्यू ने इसके विचारों का प्रतिपादन किया। यद्यपि शक्ति संतुलन पूर्णतः लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके साथ में ही अरस्तु ने नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी दिया। अरस्तु इस बात से भली भांति परिचित था कि शक्ति संतुलन, शक्ति पृथक्करण का अर्थ एक राज्य के में 3 अलग अलग संपूर्णताधारी का निर्माण करना है जो राज्य की एकता और अखंडता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। अतः उसने शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के औचित्य को स्वीकार किया। सरकार के अंग पृथक होने चाहिए ताकि वे नियंत्रण में रह सके, संपूर्णता का विभाग ना हो। आधुनिक समय में अनेक राज्यों के संविधानों में शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का प्रावधान सर्वोच्च उदाहरण है। मनुष्य एक सामाजिक राजनीतिक प्राणी के रूप में मानता है। अरस्तु ने के अनुसार जो मनुष्य समाज और राज्य में नहीं रहता वह देवी देवता या पशु होता है। इस कारण मनुष्य का समाज और राज्य में रहना बहुत आवश्यक है क्योंकि इनके बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। अरस्तु ने अपने पुस्तक जो कृति थी पॉलिटिक्स में, इसको मनुष्य को एक सामाजिक राजनीतिक प्राणी माना है। सारांश में हम यही कह सकते हैं कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का प्रथम विचारक या चिंतक माना जाता है और उनके विचारों और अध्ययन पद्धति से राजनीति विज्ञान को अनुपम देन मिली है। हम इसी लेसन के आधार पर हमने जो क्वेश्चन बनाए, राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से पृथक करने का श्रेय किसको है, यानी कि प्लेटो को। अरस्तु की मुख्य अध्ययन पद्धति कौन सी है, आगमनात्मक। अरस्तु ने किस शासन प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ माना है, राजतंत्र। संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन किया, 158 संविधानों। आधुनिक समय में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, मॉन्टेस्क्यू ने। उस राष्ट्र के संविधान का नाम बताओ जहां शक्ति संतुलन के साथ साथ नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। अरस्तु किस प्रकार से सत्ता समन्वय स्थापित करता है, जो बता दिया मैंने पहले। शक्ति पृथक्करण का क्या अभिप्राय, मध्यम वर्गीय था, बस सिद्ध कीजिए। प्रस्तुत संविधानों को वर्गीकरण का चार्ट बनाइए। अरस्तु ने मानव को एक सामाजिक राजनीतिक प्राणी माना, सिद्ध कीजिए। अरस्तु द्वारा प्रतिपादन सरकार के अंगों की व्याख्या कीजिए। अरस्तु के राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन बनाए आज। धन्यवाद।